नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। करीब करीब एक तस्वीर साफ हो गई है कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी विदाई होने वाली है। 400 पार ये वो करने वाले जो बहुत सारे चैनल, बहुत सारे एग्जिट पोल विशेषज्ञ, सबकी हकीकत सामने आ गई है। और आज अगर आपने चैनलों को देखा हो, मैंने कुछ चैनलों को खोला था, बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि कई चैनल जिनको राहुल गांधी ने चमचा चमचियाँ वगैरह कहा था, वो एंकर चैनल पे ऑन एयर, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि ऑन एयर एकदम मातम सा मनाते हुए मुंह लटका के बैठे हों, स्यापा पाते हुए, बस सर पकड़ के पीट नहीं रहे थे, वो किसी तरह से वो रुदाली वाले काम नहीं कर रहे थे, बाकी उदास बैठे हुए थे। न्यूज़ चैनल के अंदर का जो एंकर है उसके अंदर एनर्जी दिखनी चाहिए, उसके चेहरे पे स्माइल दिखनी चाहिए, उसको एक्टिव दिखना चाहिए। अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं है तो किसी भी एंकर को वहाँ से उठा देना चाहिए कि भैया आप उठ जाओ, आपसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऑन एयर मातम बन रहा था, सबके चेहरे पे 12 बजे हुए थे। अरे भाई, आपका क्या, आप तो पत्रकार आदमी हो। हमको किसी ने लिखा फेसबुक पे कि भैया आपकी तो रात की नींद उड़ गई होगी। मेरी नींद क्यों उड़ जाएगी भाई? मैं अपने देश के लिए, अपने देश के संविधान के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए भिड़ा हुआ हूँ। उसका फ़ायदा किसी पार्टी को मिल जा रहा है, अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उस पार्टी की तरफ से लड़ रहा हूँ या मैं उस पार्टी का चमचा हूँ या उस पार्टी का समर्थक हूँ। ना ना ना, कल सरकार में आएगी, कल मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो भारत के लोकतंत्र, संविधान, समानता, सेकुलरिज्म के खिलाफ हो। आप याद कीजिए, आज ये बातें कहने का दिन है। हालांकि मैं आपके साथ में जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं इस विषय पे बना रहा हूँ कि मोदी जी के लिए रास्ता दोबारा सरकार में आने का कितना आसान है और कितना मुश्किल है, उसके अलग अलग पहलू क्या हैं, उसमें कानूनी पहलू क्या हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ पॉलिटिकल पहलू क्या हैं, मोदी जी की अपनी स्थिति क्या है, पार्टी के अंदर क्या है, पार्टी के बाहर क्या है, इन सब चीज़ों पे। लेकिन दिल की बात कह लेने दीजिए, 2 मिनट लूँगा। मैं लगातार जो इस चैनल पे करीब करीब टूट पड़ा था बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ जो उसने खड़ी की है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक इकोसिस्टम है जो एक विचारधारा का विरोध करता है। दुनिया का एक इकोसिस्टम है, पूरी दुनिया के सभ्य देश एक ही तरीके से काम करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं, जैसे अफगानिस्तान में हुई या कहीं और हुई, जो उस एक सभ्य तरीके के खिलाफ होती है। जैसे मानवाधिकार के खिलाफ बात करे कोई या कुछ करे, फ्रीडम इंडेक्स वगैरह वगैरह, हम लोग हमेशा। तो ऐसी स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि एक पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, उसका खाता सील कर दे रहे हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप यहाँ बैठे रहोगे कि नीरो बांसुरी बजाता रहा, रोम जलता रहा? आप अपनी बात कहोगे और आपको कहना चाहिए कि भैया देखो देश में क्या हो रहा है। वो काम करने की मजबूरी मेरी आन पड़ी। दूसरा, जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं, 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से, वो सब लोग जानते हैं कि मैं किन मूल्यों और किन विचारों का समर्थक हूँ। मैंने जिन मूल्यों और जिन विचारों के लिए लड़ाई लड़ी है, जिन मूल्यों और जिन विचारों को आगे रखा है और हमेशा जिनके साथ खड़ा रहा हूँ, वो मूल्य हैं समानता के मूल्य, वेलफेयर स्टेट के मूल्य, गरीबों की भलाई के लिए काम करना, गरीबों के हक मिलने चाहिए। इस देश में मिडिल क्लास और गरीब जो लोग हैं, उनके जो हुकूक हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो मिलने चाहिए। करप्शन बंद होना चाहिए। सरकार के पास असीमित ताकत नहीं होनी चाहिए। सरकार की ताकत उतनी होनी चाहिए जितनी संविधान के मुताबिक है और जैसी पूरी दुनिया के आदर्श देशों में होती है। यही मेरा वैल्यू सिस्टम था। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जब अपना ये घोषणा पत्र लेके आई, उसमें क्या था? मैं आपको कहता था कि ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग पुराने ना हो, कि ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं होनी चाहिए। भारत में पैसा गरीबों को दिया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे प्रोजेक्ट पे खर्च करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी काम करें। फिर वो पैसा जब वो मार्केट में खर्च करेंगे तो मार्केट ग्रो करेगा। ये करना चाहिए और उससे जो है वो सभी को फ़ायदा होगा। अडानी अंबानी को भी फ़ायदा होगा तो आम जनता को भी होगा, लेकिन फ़ायदा ऐसा होगा कि आम जनता पैसे खर्च करेगी। तो इस तरह के विचार, आर्थिक विचार, समानता के विचार, सब मिलजुल के रहें, ये मेरा आइडियल भारत ये है।
कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र बना वो पूरा का पूरा मेरे उन विचारों के पे आधारित था। उन विचारों पे आधारित कहना ठीक नहीं है, ये अहंकार होगा, लेकिन मेरे विचार जैसे थे वैसे ही विचार उस घोषणा पत्र के विचार भी थे। यानी वो भी कहता था कि भैया हम 1 लाख रुपया देंगे, वो 1 लाख रुपया साल में एक परिवार को देंगे। एक परिवार में भी किसको देंगे? महिला के हाथ में रखेंगे। सबसे बड़ी महिला परिवार की होगी, तो वो महिला जब उस पैसे को 1 लाख रुपये साल का खर्च करेगी तो बाज़ार में एक परिवार से 1 लाख रुपया आ रहा है, वो बाज़ार से सामान खरीदेगी, तो जाहिर बात है जो छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटे छोटे कारोबार आगे बढ़ेंगे। ये एक अच्छी व्यवस्था थी। एलपीजी का मामला था, एलपीजी पे सब्सिडी ख़त्म कर दी। वो सब्सिडी कितने पर्यावरण के काम आती थी। आज हम गर्मी से मार रहे हैं, झुलस रहे हैं। आजकल मैं वीडियो बनाऊंगा। क्यों? गांव में गरीब लोगों ने अब अपना खाना चूल्हे पे दोबारा बनाना शुरू कर दिया है। जंगल में जाते हैं, लकड़ियां बीन लाते हैं, चूल्हे में जलाते हैं। इतना महंगा सिलेंडर क्या कोई गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? जिस आदमी की 7,000 रुपये तनख्वाह है, 8,000 रुपये तनख्वाह है, 9,000 रुपये तनख्वाह है, और छोटे शहरों में 5,000, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, शहर में रहता है, अपना घर वर भी लेता है, खाना वाना भी खाता होगा, और वो जो पैसे बचा के घर भेजता है जिससे उसकी पत्नी खाना बना रही है, वो इतना महंगा सिलेंडर अफोर्ड कर पाएगी? कभी पता कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों का ये जो वैल्यू सिस्टम था, ये मूल्य थे, इनके पक्ष में भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा काफ़ी हद तक जा रही थी। इसलिए भी मैं चाहता था कि ये व्यवस्था बने, ऐसे लोग व्यवस्था में आए जो ये अडानी अंबानी की क्रोनी कैपिटलिज्म वाली लूट से दूर हों। मैंने बार बार ये बताने की, समझाने की कोशिश की और उसको सरल तरीके से समझाया कि कैसे अमीर लोगों के घरों में हमारे देश की सारी दौलत जा रही है। हम पर्यावरण की बात करते हैं, आपको कहा जाता है गर्मी में और पेड़ काटो। मैंने कितने पेड़ काट दिए, आपने कितने काट दिए? मतलब हमने तो काटे नहीं, हमसे कहा जा रहा है लगाओ। और उधर क्या हो रहा है? अडानी को कोयले की खदान में ज़्यादा गहरी खुदाई ना करनी पड़े। खदान उसके पास है, देश के पास है, इसलिए पूरे के पूरे जंगल काटे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ये हो रहा है। किस तरह से देश में पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ऐसे बिजलीघर बनाए गए हैं जो बिजली दूसरे देश को भेज रहे हैं। ये सब हमने देखा। तो ऐसी व्यवस्था में किसी एक पार्टी के साथ आपका जुड़ जाना स्वाभाविक है। तो जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं, मुझसे कहते हैं कि आप न्यूट्रल नहीं हो, आप ये नहीं हो, बैलेंस नहीं हो, मैं उस बीच में ये बात कह नहीं सकता था। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बैलेंस्ड हूँ, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं आंख बंद करके बैठ जाऊँ, जो कुछ हो रहा है होता रहे। देश का गरीब आदमी या कोई कमज़ोर आदमी है, दुबला पतला लड़का है, उसको 4 मुस्तंडे पीटें और आप कहें कि नहीं भाई मैं तो बैलेंस करूंगा, 1 थप्पड़ लगाऊंगा उस पतले लड़के को, 1 लगाऊंगा मुस्तंडे को, तो आप बेहद घटिया आदमी हैं। तो ये हमने देखा कि एक तरफ ऑर्गेनाइज तरीके से देश की पूरी संस्थाओं को, देश के पूरे सेटअप को, देश की सरकार की ताकत को, पुलिस की ताकत को, एजेंसियों की ताकत को इस्तेमाल करके अमीरों के पक्ष में एक लड़ाई लड़ी जा रही है, और सरकार सिस्टम में बैठे लोग चुनौती देते हैं। देश का प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर कहता है एक एक की कुंडली निकाल लूंगा, मोदी को कमज़ोर मत समझना, ऐसे करके बात करता है। देश में एक सांसद चूंकि मुखर थी उस उद्योगपति के खिलाफ जो प्रधानमंत्री का मित्र समझा जाता है, उसकी संसद की सदस्यता ले ली। उसकी क्या जांच हुई वो सब कुछ, चूंकि संसद का विशेषाधिकार है, लेकिन फिर भी हमने महसूस तो किया ना कि वो किस तरह से हुई जांच, किस तरह से उसको सुनवाई का मौका दिया गया कि नहीं दिया गया। ये सब हम देख रहे थे, और ये हम नहीं देख रहे थे, ये देश भी देख रहा था। खैर, अब आते हैं अपने विषय पे। मोदी जी के पास में कौन से कारण जिनके कारण वो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं? सबसे पहले एक ऐसा कारण, मोदी जी ने एक अपनी अकड़ पैदा की, एक अपना अहंकार दिखाया और एक अपना कद दिखाया कि मैं हूँ आसमान से ऊंचा, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको भगवान ने भेजा है, मेरे पास 56 इंची है, मोदी झुकता नहीं है, मोदी ये नहीं करता है, वो नहीं करता। ये बात कहने वाला आदमी अब किसी के पास में समर्थन मांगने जाएगा मेरी सरकार बनाने के लिए, तो क्या उसका नैतिक अधिकार है? जिस आदमी ने अपना इतना दबंग टाइप का एक परसेप्शन बनाया हुआ, इमेज बनाई हुई है, क्या सरकार बनाने के लिए
वो जाके 2-2 4-4 सीट वालों से डील करेगा, ये क्या उसकी छवि को शोभा देता है? लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं सत्ता के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल सकता है, जो व्यक्ति चंदे के लिए, एक्सटॉर्शन ही माना जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड, पैसे ले सकता है, पैसे लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो व्यक्ति अपनी सरकार में वापस आने के लिए क्या नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा पहलू भी है, क्या वो करेगा लेकिन दूसरे उसको सपोर्ट करेंगे? एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में उनके पार्टनर जीते हैं। आप चिराग पासवान का याद कीजिए। चिराग पासवान वो कहते थे मैं मोदी जी का हनुमान, वो हमेशा मोदी जी के शिष्य बने रहे। सबसे पहले चिराग पासवान को उनके पिताजी के रामविलास पासवान के परंपरागत घर से निकाल दिया गया, सामान फेंक दिया गया। चिराग पासवान की राजनीतिक मजबूरी थी, अस्तित्व बचाना था, फिर भी हनुमान कहते रहे। उसके बाद में चिराग पासवान की पार्टी को, जो चिराग पासवान उनका अपना था, उनकी पार्टी को उनके चाचा पशुपति पारस की मदद से तोड़ लिया गया। और उस पार्टी को तोड़ने के बाद में एक अलग से उनको पशुपति पारस को अहमियत दे दी गई, मंत्रालय दे दिया गया। चिराग पासवान के साथ ये कपट हुआ। उसके बाद में देखा कि भाई जैसे शरद पवार के साथ में जनता थी, अजित पवार के साथ में विधायक थे, जैसे उद्धव ठाकरे के साथ में जनता थी, शिंदे के साथ में विधायक थे, तो वैसे ही विधायक तो इन्होंने अपनी तरफ कर लिए। लेकिन जब मैदान में गए तो जनता चिराग पासवान के साथ खड़ी थी, तो ये फिर चिराग पासवान की शरण में चले गए। अब आप मुझे बताइए, 5 सीटें चिराग पासवान जीत चुका है। चिराग पासवान ये जानता है कि इनका कोई भरोसा नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं है, मुझे कब धोखा दे देंगे, ये कब मेरी सरकार गिरा देंगे, कब मेरे लोगों को तोड़ लेंगे। तो वो क्या करेगा? वो किसी भी स्थिति में दूर रहना चाहेगा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, कितने सारे लोग हैं, YSR, जिस आदमी की बेटी को आपने केजरीवाल के शराब घोटाले में एक वादा माफ गवाह जो खुद आरोपी था और जिसको आपने पहले मास्टरमाइंड कहा था, उसके बयान के आधार पर जेल में भेजा हुआ है, वो YSR रेड्डी कभी नहीं चाहेगा कि मोदी जी की सरकार रहे, भले ही वो उनका सहयोगी रहे या ना रहे। क्योंकि अगर मोदी जी की सरकार रहेगी तो अपर हैंड रखेंगे। आपने मायावती की दबंग दुनिया को देखा एक ज़माने में, और आज की तारीख में आप मायावती को देखिए कि कितनी सकपकाई हुई हैं। उन्होंने जिसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था, उसी को कह दिया कि इमेच्योर है और हटा दिया। तो इस खौफ के वातावरण में जब कोई आदमी है, तो उस खौफ को वो आदमी अपने सिर पे क्यों लेना चाहेगा? नीतीश कुमार क्या मोदी जी के साथ खुशी खुशी आए थे? सब जानते हैं। उस वक्त बहुत सारे आरोप लगे कि कुछ CD है, ये है, उनके आसपास के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में कर लिया था। जो जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया था कि उनको कुछ लोग कुछ खिला दे रहे हैं जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हो रही थी। उन परिस्थितियों के बीच में नीतीश आए थे। वो मानसिक रूप से उनकी जो स्थिति थी वो सबके सामने है। जिस तरह की वो चीज़ें अपने मंच पे भी करते रहे, मुख्यमंत्री बनवा दिया मोदी जी को, विधानसभा में जो उन्होंने बयान दिया अश्लील टाइप का, सारी चीज़ें। तो पहला जो पॉलिटिकल पहलू है वो ये है कि जो सहयोगी दल हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि भैया सरकार बने, बीजेपी के साथ भी चल जाएगी, लेकिन इन दोनों से बचाओ, क्योंकि ये सरकार भी बनवाओ उनकी और ये डंडा लेके सिर पे भी खड़े रहेंगे। तो ये इस चीज़ को हम जब इतनी शिद्दत से महसूस करें तो रोज़मर्रा में खुल के नहीं बोल सकता आदमी। आज की तारीख में अगर कांग्रेस का कोई सहयोगी है और उससे उसको कोई शिकायत है, खुल के बयान दे देगा वो। केजरीवाल ने कह दिया हमारा तो भाई इलेक्शन तक का अलायंस था, ऐसा थोड़ी है कि हमारी शादी हो गई है। ये बात मोदी जी का कोई पार्टनर कह सकता है? नहीं कह सकता। तो इस तरह से दब के रहने के मुकाबले ज़्यादातर सहयोगी ये चाहेंगे कि ऐसा पार्टनर चुना जाए, ऐसा व्यक्ति सरकार में आए जिसके पास हम जाएं, जिसके गले को पकड़ के हम काम करवा लें, पहली चीज़, और हम खुली हवा में जी सकें। आज की तारीख में हालत ये, आप चुनाव लड़ रहे हो, आपने कहीं से कुछ कैश वैश का इंतज़ाम किया है, पता चला कि आपके ऊपर रेड पड़वा दिया, आप खुल के चुनाव नहीं जी सकते हो, आपका खाता सील करा देंगे। CBI में आपके सहयोगी को, कितने नेताओं के सेक्रेटरी को उठा के, कमलनाथ के सेक्रेटरी को बंद कर दिया, उनको मिगलानी साहब जो थे उनके यहाँ रेड वेड पड़ गई तमाम सारी। इसी तरह से किसी को भी जो है वो लपेट देते हैं। तो ऐसा खौफनाक वातावरण जिसमें इतना अनिश्चय हो, इतनी अनसर्टेनिटी हो, रात की नींद उड़ी हुई हो आपकी, ऐसे वातावरण में आप वापस जाना क्यों चाहोगे? चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नीतीश हो।
चाहे चंद्रबाबू हो, चंद्रबाबू भी जेल गए थे और किसी तरह से वो अलायंस करने के लिए मजबूर हुए क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो आज जब उनके पास में ऑप्शन है और वो इन लोगों को हटा सकते हैं सत्ता से, तो वो साथ में नहीं आएंगे। तो ये क्या बात हुई, सहयोगियों वाली। अब पार्टी के अंदर ज़्यादातर नेता जो अपना वजन रखते थे, जिनकी अपनी अहमियत थी, जिनका अपना आधार था, उनको धीरे धीरे करके संपन्न कर दिया गया। आप देख लीजिए, अभी राज्यों के चुनाव में ही 4-5, 5-5 लोगों को जो केंद्रीय मंत्री थे कुछ थे, उन सबको विधायक बना के और एक तरफ डाल दिया। मध्य प्रदेश का एक मामला देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, शिवराज सिंह जैसे बड़े बड़े लीडर जितने भी थे मुख्यमंत्री के पद पे, उन सबको बदल दिया, नए लोग लाके बिठा दिए। तो ये पूरा जो सीन चल रहा है, योगी को हटाने की 2 बार 3 बार कोशिश हुई, इस पर खबरें आई तमाम सारी। तो पार्टी के अंदर भी लोग ये मानते हैं कि भाई ये तो हद हो गई, मतलब हमको कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है मोदी जी का जो 4-5 बार कोटे हैं कि आपको ट्वीट करके मोदी जी की तारीफ करनी है। ये केंद्रीय मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सबके लिए निर्देश है। और महीने में कितने ट्वीट किए इसका लॉग भेजना है पीएमओ में। एक आदमी मुकर्रर था जिसको आपको जानकारी देनी है। ऐसा दबाव, आप कई मंत्री अक्सर बुलाते हैं, भाई बताइए आपकी क्या राय है, या आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो कि इस वक्त ये हमारे लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा। मैं किसी अपने पास से अपने काम से कभी नहीं जाता हूँ जब तक आमंत्रित ना हूँ। आप जाइए, वहाँ पे मोदी जी के फ़ोटो लगे हुए हैं, कॉफ़ी टेबल बुक भी होगी तो मोदी जी की होगी। वो इतना मोदी में होगा क्योंकि उसको पता है कि मेरी एक एक चीज़ की खबर मोदी जी मंगा रहे हैं, और वहाँ मोदी जी के पास कुछ अधिकारी बैठे हुए जो यही निगरानी कर रहे हैं। तो वो मंत्री है, लेकिन मंत्री होने के बावजूद वो मंत्री नहीं है। कहते हैं ना, नरक का राजा बनना ज़्यादा बेहतर है स्वर्ग का गुलाम बनने से। तो अब ये जो पार्टी के अंदर के नेता हैं, इन सबको भी ये लगता है कि यार हमारा कल का कोई भरोसा नहीं है, कब इनके दिमाग में कौन सी चीज़ आ जाए, मुझे डॉक्टर हर्षवर्धन बना दें, कब वसुंधरा बना दें, कब आपको जो है वो उठा के प्रहलाद पटेल बना दें। अब आप सोचिए ना, वो जो कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, इन सब के टिकट काट के विधानसभा का चुनाव इनको लटकवा दिया। खट्टर साहब तो दोस्त थे उनके बचपन के, हटा दिया उनको मुख्यमंत्री पद से। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें इस समस्या, भैया कोई भी आप नौकरी करना चाहोगे, इतनी टेंशन की नौकरी थोड़ी करोगे, चाहे मंत्री की हो या नीचे वाली हो। तो इनकी सबकी समस्याएं ये हैं कि इनको लग रहा है कि भाई ये टेंशन हट जाए लाइफ से। तो पार्टी के अंदर भी अभी तक कोई कुछ कह नहीं सकता था। अब पहली बार ऐसा मौका आया है कि ये थोड़ा कमज़ोर जगह पे खड़े हुए हैं। अब इनको कहीं से रोका जा सकता है या इनके ऊपर कहीं से कोई दबाव डाला जा सकता है। वो जो सीन है, वो जो सिचुएशन है, वो जो चीज़ है, वो चीज़ ये बताती है कि पार्टी के अंदर भी विकल्पों की ज़रूरत है। तो बाहर सहयोगी भी चाह रहा है कि भैया मोदी शाह ना हो, कोई तीसरा चल जाएगा, और पार्टी के अंदर भी लोग चाह रहे हैं। तो ऐसे में जो सीन बन रहा है वो सीन एक सीन ये बनता है कि आरएसएस कोई दूसरा विकल्प दे प्रधानमंत्री पद के लिए। उनमें एक विकल्प गडकरी का सामने आ रहा है, दूसरा एक विकल्प की और चर्चा हो रही है, वो है साहिब सिंह। चूंकि शिवराज सिंह जो हैं वो किसी भी प्रकार से सब कुछ सहते हुए भी वो मोदी जी से कहीं ज़्यादा वोटों से इस बार चुनाव जीते हैं लोकसभा का। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश के पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो अपने सहयोगियों और पार्टी वाले नहीं, विपक्षी लोगों के भी काम करते हैं, यानी मिलजुल के रहते हैं, झंझट नहीं, टेंशन नहीं, ईडी सीबीआई नहीं। जब बहुत ही किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, दुश्मनी हो जाए तो बात अलग है। ये सिर्फ लोगों को नियंत्रित करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो शिवराज सिंह के नाम पे भी सहमति हो सकती है। गडकरी भी सारे लोगों को साथ लेके चलने वाले हैं, उनके नाम पे सहमति हो सकती है। तो जब ये स्थिति बनेगी कि सहयोगी और पार्टी के अंदर भी लोग बार बार खुसुर फुसुर करेंगे ना नागपुर जाके, तो कुछ विकल्प भी सामने आ सकते हैं। पहली चीज़, तो इस ग्राउंड पे भी मोदी जी, एक तो मोदी जी का खुद का नैतिक साहस नहीं होना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, 400 पार, भगवान का अवतार। अब कहाँ 1-1, 2-2 वोट मांगने जाओगे, उम्र भी हो गई, अगले साल रिटायर होने की उम्र हो जाएगी, 74 साल के हो गए। दूसरा, पार्टी के अंदर
तीसरा, संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति के हिसाब से अगर आप देखें तो मोदी जी आज की तारीख में तो सरकार बनाने का दावा करने की स्थिति में हैं, क्योंकि अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ये है हंग पार्लियामेंट की स्थिति में, बहुमत की तो बात ही खत्म हो गई। अगर 273 हैं तो बस हो गया काम, आप बनाइए सरकार, तब तो राष्ट्रपति बाध्य हैं आपको बुलाने के लिए। लेकिन अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सरकार बनाती है तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर को पहले बुलाया जाता है, अगर हंग पार्लियामेंट हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मतलब जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा वो आए हैं। लेकिन सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट और एक पुराना एक और फैसला है एसआर बोम्मई वाला मामला 1994 का, जिसमें 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस पर फैसला दिया था। हालांकि वो भी कोई बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं दे पाई थी, लेकिन संविधान पीठ का फैसला मतलब भारत के संविधान की मूल भावना क्या है ये आपको बता दिया गया। उस फैसले में ये कहा गया था कि जो भी सरकार बनेगी, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो सरकार स्थायी हो, परमानेंट हो, मजबूत सरकार हो। ऐसा नहीं कि आपने किसी को बुला लिया और तीसरे दिन 2 लोग उसको गिरा के चले गए सरकार को, तो ये आपको पहले ही खोज लेना पड़ेगा। तो एक ये राष्ट्रपति के ऊपर दायित्व आता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है वो सरकारी आयोग बना 1988 में सरकारी आयोग, और पूंछी आयोग बना 2010 में। उनके अनुसार कि जिसका सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, दूसरा ऑप्शन प्री पोल जिसका अलायंस सबसे बड़ा हो, यानी चुनाव में जाने से पहले जिन लोगों ने अपना पहले ही गठबंधन बना लिया हो, जैसे इंडिया और एनडीए बना था, तो जिनका अलायंस में सबसे ज़्यादा सीटें हों उनको मौका। तो पहले वाले विकल्प में क्या हुआ, मोदी जी को मौका मिल सकता है। दूसरे विकल्प में प्री पोल अलायंस सबसे बड़ा एनडीए है, तब भी मोदी जी को बुलाया जा सकता है। इसके हिसाब से तो राष्ट्रपति जी मोदी जी को आमंत्रित कर सकती हैं कि आप आइए और सरकार बनाइए और बहुमत का दावा सिद्ध कीजिए। लेकिन ये चीज़ें उतनी सीधी नहीं हैं। अगर 2 लोग गठबंधन से, प्री पोल अलायंस में से, कहते हैं कि साहब हम मोदी जी को सपोर्ट नहीं देते हैं, राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखते हैं, जाके दे के आते हैं कि भाई हम मोदी जी के साथ नहीं हैं, हम प्री पोल अलायंस में थे जो थे लेकिन अब नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति मोदी जी को नहीं बुला सकते, क्योंकि राष्ट्रपति जी का प्राइमरी क्या है उद्देश्य, बोम्मई केस के हिसाब से प्राथमिक उद्देश्य उनका यह है स्थायी सरकार होनी चाहिए। तो क्या होगा, वो फिर मोदी जी को नहीं बुलाएंगी। पहली चीज़ तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बुलाएंगी, तब उनको इस बात से पहले तसल्ली कर लेनी पड़ेगी कि ये आदमी सदन में बहुमत सिद्ध कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब आते हैं हम 2 लोगों पे, नीतीश और चंद्रबाबू। कैसे इनको कोई मनाता है क्या नहीं मनाता है एक अलग कहानी है, लेकिन इनके अपने अनुभव हैं, इनके अपने दुख भरे अनुभव भी हैं, इनके कष्ट भी हैं अपने। अगर ये दोनों एक चिट्ठी लिख देते हैं राष्ट्रपति को तो 272 से नीचे आ गया इंडिया, ये जो एनडीए गठबंधन। इसके अलावा भी बहुत सारे जितने इनके एनडीए पार्टनर्स हैं सबके दुख हैं, किसी की बेटी को जेल में डाल दिया, किसी को कुछ कर दिया, मैंने अभी बताया आपको। तो ऐसी स्थिति में फिर मोदी जी के लिए दिक्कत हो जाएगी। तीसरा विकल्प ये है कि आप जो है वो ऐसा गठबंधन जो चुनाव के बाद बना हो लेकिन उसके बाद बहुमत हो। अब अगर इंडिया गठबंधन जो है इसमें चुनाव के बाद 2-3 पार्टियां और साबित हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, तो उनका क्लेम बन जाता है और उसके बाद में वो कहेंगे कि भाई हम या तो शामिल हो जाएं सरकार में या बाहर से समर्थन करें। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने का मामला बन जाता है। अब कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां समझिए। जो मैंडेट है वो साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी जी के पक्ष में नहीं है, बीजेपी के पक्ष में नहीं है। बीजेपी इसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन जो दूसरे सहयोगी दल हैं या दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो आपका जो भी पार्टनर है, ABCD कोई भी पार्टी हो सकती है, वो पार्टी ये देख रही है कि हवा किस तरफ की बह रही है। वो ये देख रही है कि जनता मोदी जी से खुश नहीं है। आज मैं अगर मोदी जी के पास चला जाऊंगा सब कुछ छोड़ के, तो मुझे जनता को मुंह दिखाना है। ऐसा ना हो कि मेरी राजनीति खत्म हो जाए, जैसे कि हुआ हमने महाराष्ट्र में देखा।
जो लोग मोदी जी के चक्कर में शिवसेना की सरकार गिराकर शिंदे के साथ आ गए थे, अब उनकी क्या दशा होगी सोचिए। जो लोग शरद पवार के खिलाफ आ गए थे इनके साथ में, उनकी क्या दशा होगी। तो ऐसी गलती अब इनकी सरकार बनवाने के लिए दोबारा करना ठीक है क्या? तो कोई भी आदमी करना नहीं चाहेगा अगर उसके पास विकल्प है। अगर एक आदमी दूसरा आदमी बुला रहा है, आराम से आपको घर में बिठा रहा है। और इंडिया गठबंधन में आपने देखा कि कैसे इन लोगों ने अपने सारे पार्टनर्स का बड़ा ख्याल रखा, उनको साथ लेकर चले, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सब मिलजुल के काम कर रहे थे और सबको एक दूसरे से कोई डर नहीं था। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो उसमें जो पार्टनर है वो ये देखता है कि भाई जनता के बीच में मेरे को जाके मुंह दिखाना है और वहाँ पर जाके मैं देखूँगा आरक्षण के मामले पे, इस पे उस पे, तमाम सारी चीज़ों पे, जाति जनगणना का ही मसला नीतीश ने खुद ही उठाया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए दिक्कत बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में भी जो पार्टनर है उनको चूज़ करते हैं। तो अब जो स्थिति बनने वाली है उसमें क्या होगा निकट भविष्य में अगर आप असेसमेंट करें तो, ज्योति मुर्मू जो राष्ट्रपति जी हैं महामहिम हमारी, चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी से आती हैं और राष्ट्रपति महामहिम को हम ये कहें कि वो मोदी जी की बात मानेंगी, थोड़ा सा राष्ट्रपति की गरिमा के अनुरूप नहीं लगता है। लेकिन फिर भी इस बात की गुंजाइश हमेशा रहती है कि जो इस तरह के संवैधानिक पदों पे लोग रहते हैं वो अपने पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहे, ऐसा अतीत में रिकॉर्ड है। तो हो सकता है कि वो मोदी जी को कहें कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, सरकार बनाने आ जाओ, और मोदी जी को कुछ ज़्यादा समय दे दें, जितना समय ज़रूरी नहीं है, और उस समय का फ़ायदा उठाकर जैसा मोदी जी का बैकग्राउंड है वो लोगों को ईडी, सीबीआई, लालच, ऑपरेशन कमल वगैरह कर डालें, कुछ कर दें और फिर अपनी सरकार बना लें। तो वो सरकार बना सकते हैं, संभव है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ ऐसी नहीं है कि आपकी मनमानी चल रही है, आप जो चाहो कर लो, क्योंकि अब आप पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं हो कि आपका स्पीकर कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, किसी को भी निकाल देगा। क्योंकि अब सदन में विपक्ष भी होगा और मजबूत स्थिति में होगा, तो आपके लिए तोड़फोड़ भी उतनी आसान नहीं होगी। और ये भी मान के चलिए कि वो तोड़फोड़ आपके साथ भी हो सकती है। हमने पहले हाल के सालों में कई दबंग सरकारें देखी, अटल जी की सरकार भी गिरते देखी हमने बहुत सारी सरकारें गिरते हुए देखी हैं, चंद्रशेखर की गिरते हुए देखी, वीपी सिंह की गिरते हुए देखी। तो वो पूरा का पूरा जो एक स्थिति है वो ये बता रही है कि मोदी जी के लिए ग्रेसफुल क्या रहेगा। अगर मैं मोदी जी की जगह होता तो क्या करता। मैं कहता कि अब मैं 74 साल का हो गया हूँ, मैं आध्यात्मिक रुझान का आदमी हूँ भैया, ध्यान व्यान लगाना मुझे अच्छा लगता है, मुझे छुट्टी करो, मुझे जाने दो, जिसको सरकार बनानी है बना लो। और ये वो स्थिति है जिसमें मोदी जी अपनी लाज बचा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को बचा सकती है। शिवराज सिंह या ऐसे किसी आदमी को आगे कर दे जिसके नाम पे पार्टनर तैयार हो जाए, एक ये सीन बनता है। लेकिन हम जब भी कोई कल्पना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, मैं मानता हूँ कि मेरा विश्लेषण एकदम सही निकला है जब से हम इस पर काम कर रहे हैं लगातार। उसके बावजूद कह रहा हूँ, हम अपने आगे के समय के बाद के 2 विकल्प, 3 विकल्प सोच सकते हैं, 4 विकल्प सोच सकते हैं। लेकिन ये जो 4 विकल्प नहीं है, ये 10 विकल्प हो सकते हैं आगे जाके। हमको नहीं पता कि आगे से रास्ते कितने निकलेंगे, उन 10 में से भी आगे वाले में से कितने निकलेंगे। तो इसलिए ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग ऐसे नहीं कर सकते। फ्यूचर एक लीनियर चीज़ नहीं है, वहाँ पे कई कई शाखाएं निकलती हैं। तो उसमें आपका इंडिया गठबंधन भी जो है वो कमज़ोर तो है नहीं, वहाँ पे भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। अब वो स्थितियाँ भी नहीं है कि सरकारी संसाधन, एजेंसियाँ सारी चीज़ें जो है वो आप जैसे चाहो इस्तेमाल करो, क्योंकि जो अफसर बैठा होता है वो तब तक ही डरता है जब आपके हाथ में सारी पावर है, वरना फिर वो संविधान पढ़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको भी अपनी चिंता है। कल के दिन संसद में उठ गया मामला उसके खिलाफ, उसकी नौकरी के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब वो मनमानी पहले वाली तो रहेगी नहीं। तो इसलिए जो है ये सिचुएशन बहुत डेलिकेट है। उस डेलिकेट सिचुएशन में आने वाले समय में अभी थोड़ा समय हमको और ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मोदी जी पीएम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। लेकिन सबसे मोटी गुंजाइश यही लग रही है कि राष्ट्रपति जी बुला लेंगे, आ जाओ, और उसके बाद ये अपनी दंड बैठक लगाएंगे। अब हो सकता है कि ये बुला लें, सब कुछ करें, सरकार बना लें और बहुमत सिद्ध ना करें। जो भी है, आने वाले समय में राजनीति बहुत रोचक होने वाली है और इस राजनीति के जितने पहलू हो सकते हैं
वो मैंने आपको इस वीडियो में समेट कर बताने की कोशिश की है। नमस्कार, जय हिंद।